नमस्कार। आज हम भारत के अपने पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई पर गहराई से बात करेंगे। आपको अंदाजा है जुलाई 2025 में यूपीआई से 19 अरब, जी हाँ, 19 अरब से ज्यादा लेन देन हुए और इनकी कुल कीमत 25 ट्रिलियन से भी ज्यादा थी। ये तो मतलब रोज के लगभग 65 करोड़ लेन देन हो गए। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं जो बताते हैं कि भाई यूपीआई कैसे शुरू हुआ, कैसे बढ़ा और भारत पर इसका असर क्या रहा। तो चलिए इसी सफर को थोड़ा और समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। हम देखेंगे कि कैसे आरबीआई और एनपीसीआई की जो सोच थी उसने इसे बनाया और कैसे ये सिर्फ पैसे भेजने का एक तरीका न रहकर आज भारत की डिजिटल इकोनॉमी की आप कह सकती हैं रीढ़ बन गया है और अब तो दुनिया भर में इसकी चर्चा है। तो शुरुआत हुई 2016 में। मकसद बिल्कुल साफ था, एक आसान, सुरक्षित और हाँ, इंटरऑपरेबल, मतलब जो सबसे चल जाए ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाना। और इसमें वो वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी वीपीए वाली बात बहुत खास थी, जैसे यूजर एट बैंक नेम। इससे आपको अपना बैंक खाता नंबर किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बड़ी बात थी उस वक्त। सही कहा आपने। और देखिए इसकी नींव तो पहले ही रखी जा चुकी थी। जैसे नेशनल फाइनेंशियल स्विच था जिसने एटीएम्स को जोड़ा था। फिर आधार आया डिजिटल पहचान के तौर पर, और आईएमपीएस मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिससे तुरंत पैसा भेजना मुमकिन हुआ। और हाँ, 2016 में नोटबंदी ने भी एक तरह से यूपीआई को अपनाने की रफ्तार को काफी तेज कर दिया। और तभी एनपीसीआई का वो भीम ऐप भी आया था, भारत इंटरफेस फॉर मनी। हाँ, भीम ऐप। फिर 2016 की जो नींव थी उस पर 2018 में आया यूपीआई 2.0। इसने कुछ और जरूरी चीजें जोड़ी, जैसे ओवरड्राफ्ट खाते लिंक करने की सुविधा। हाँ, वो भी था। और भविष्य के पेमेंट्स के लिए वो वन टाइम मैंडेट वाली चीज। जी हाँ, मैंडेट्स। और मर्चेंट की पहचान पक्की करने के लिए साइंड क्यूआर कोड भी। अच्छा। हाँ, और ये विकास रुका नहीं। इसके बाद तो देखिए ऑटो पे आया, मतलब रेगुलर पेमेंट्स के लिए जैसे सब्सक्रिप्शंस या बिल वगैरह। हाँ, हर महीने जो करता है। जी। फिर यूपीआई लाइट आया छोटे छोटे पेमेंट्स के लिए। ये एक तरह का ऑन डिवाइस वॉलेट है जिससे बैंकों के सर्वर पर भी बोझ कम हुआ। और फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए यूपीआई 123 पे भी आया। ये भी जरूरी था। हाँ, ताकि सब लोग इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। और जून 2022 में रुपे क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से जोड़ दिया गया। तो ये सारे कदम यूपीआई को ज्यादा काम का और सबकी पहुंच में लाने के लिए उठाए गए थे। अगर हम थोड़ा तकनीकी पहलू देखें तो ये आईएमपीएस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम करता है ना? जी हाँ, उसी पर बना है। यूजर अपना वीपीए डालता है या क्यूआर कोड स्कैन करता है, फिर अपना पिन या बायोमेट्रिक से उसे कंफर्म करता है और पैसा बस तुरंत एक बैंक खाते से दूसरे में पहुंच जाता है। और पर्दे के पीछे क्या होता है? पर्दे के पीछे एमपीसीआई का स्विच होता है जो इन लेन देन को सही बैंकों तक भेजता है। और सुरक्षा के लिए भी कई इंतजाम हैं, जैसे डिवाइस बाइंडिंग है, मतलब ये पक्का करना कि ऐप आपके ही फोन पर चल रहा है। डेटा एन्क्रिप्शन है और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो है ही, जो आपका पिन होता है। हाँ, पिन तो डालना ही पड़ता है। और सबसे जरूरी बात ये कि आपकी बैंक की डिटेल्स कभी शेयर नहीं होती, सिर्फ वीपीए ही जाता है। इसका असर तो जबरदस्त रहा है, जैसा हमने शुरू में भी कहा। लेन देन की संख्या तो मतलब आसमान छू रही है। और एक दिलचस्प बात यह है कि औसत लेन देन मूल्य, मतलब एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू या एटीवी, वो कम हुआ है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यही है कि लोग अब यूपीआई को सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों, चाय समोसे तक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट अब सच में आम आदमी तक पहुंच गया है। बिल्कुल। और इसने वॉल्यूम के मामले में तो वीजा जैसे ग्लोबल नेटवर्क को भी पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल। और ये वित्तीय समावेशन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी बहुत अहम साबित हुआ है। 2023 की एक रिपोर्ट बताती है कि लगभग 70% यूजर टियर 1 शहरों से बाहर के हैं, छोटे शहरों और गांवों से। अच्छा, 70%? जी। इसने छोटे दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक सबको डिजिटल पेमेंट से जोड़ा है। सरकार भी अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के लिए इसका इस्तेमाल करती है। और अब तो दुनिया भर के कई देश भारत के इस मॉडल में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वो भी अपने यहाँ ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट तो नहीं है। जी। कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। वित्त वर्ष 24 में शायद 85% की बढ़ोतरी हुई थी। हाँ, ये चिंता की बात है। और कभी-कभी तकनीकी दिक्कतें भी आती हैं, सिस्टम में रुकावटें आ जाती हैं। सही कहा है। जी। ऑटो पे ट्रांजैक्शन के लिए एक तय समय रखा गया है। अच्छा, मतलब अब एक टाइम विंडो होगी? जी। और जो यूपीआई आईडीज 1 साल से ज्यादा से इस्तेमाल नहीं हुई हैं, उन्हें बंद करने का भी नियम है।
तो ये दिखाता है कि अब सिस्टम सिर्फ तेज ग्रोथ पर ही नहीं बल्कि स्थिरता और सुरक्षा पर भी उतना ही ध्यान दे रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो यूपीआई का सफर वाकई कमाल का रहा है। 2016 में एक सोच थी और आज ये दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है। हाँ, इसने न सिर्फ भारत में पेमेंट करने का तरीका बदला है पूरी तरह से, बल्कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। भविष्य की बहुत महत्व सोचना दिलचस्प है कि भाई यूपीआई के लिए अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है। क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजी के साथ और जुड़ेगा, जैसे एनपीसीआई का वो वज्र प्लेटफॉर्म है, हाँ, ये हो सकता है। या फिर इसका ज्यादा ध्यान दुनिया भर में फैलने और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को आसान बनाने पर रहेगा? ये देखना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। काफी संभावनाएं हैं।